आमपुर नाम के गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। राजेश बहुत ही गरीब आदमी था। वो बढ़ई का काम करता, पर अब लकड़ियों के दाम बढ़ गए थे, इसलिए वो लकड़ियों को छोड़कर बांस से फर्नीचर का सामान बनाने लगा था और उसी को बेचता था। पर उसके बांस से बने फर्नीचर को कोई भी नहीं खरीदता था और इसलिए वो उदास रहता था। अब मैं क्या करूं? सोचा था बांस का फर्नीचर बेचूंगा तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे, पर यहाँ तो कोई फायदा ही नजर नहीं आ रहा है। तभी उसकी पत्नी आती है और कहती है, सुनो जी, अभी मकान मालिक आया था, वो किराए के पैसे मांग रहा था। मालूम है सुषमा, वैसे मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे, वो दे दो जरा। अजी वो पैसे तो घर के राशन और चिंटू एक खिलौने की जिद करने लगा था, इसलिए मैंने उसे वो खिलौना दिला दिया और इसी में सारे पैसे खत्म हो गए। चलो ठीक है। तभी राजेश देखता है कि उसका बेटा चिंटू ऑटो रिक्शा के खिलौने से खेल रहा था। तभी उसे कुछ आइडिया आया। अरे वाह, इस ऑटो रिक्शा को देखकर तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है। राजेश जंगल से बांस ले आता है और उन बांस से एक बड़ा बांस का ऑटो रिक्शा तैयार कर लेता है। वो बांस का ऑटो रिक्शा एकदम असली ऑटो रिक्शा की तरह था। राजेश उस बांस के ऑटो रिक्शा को चलाकर बाकी के ऑटो रिक्शा के पास लगा देते हैं और जोर जोर से बोलने लगता है, आओ आओ, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा में बैठो, हमारे बांस के ऑटो रिक्शा का आनंद उठाइए, आइए आइए। पर कोई भी उसके ऑटो रिक्शा में आकर नहीं बैठा। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर कोई भी उसके रिक्शा में आकर नहीं बैठता। बाकी के ऑटो रिक्शा वाले भी उसका मजाक बनाने लगते हैं। अरे राजेश, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारे इस फटीचर से बांस के रिक्शा में कोई नहीं बैठने वाला, फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो। पर फिर भी राजेश ने हिम्मत नहीं हारी और उसने ऑटो रिक्शा बाजार में लगाना जारी रखा। तभी एक दिन एक बूढ़ी औरत वहां आई और उन सभी ऑटो वालों से बोली, बेटा मुझे अस्पताल तक छोड़ दो, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे उसके पास ले चलो। एक ऑटो वाला कहता है, माँ जी मेरी ऑटो में बैठ जाओ, 100 रुपए लगेंगे। लेकिन बेटे मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो मैं नहीं ले जा सकता कहीं भी। मैं भी नहीं, मेरे पास समय नहीं है। राजेश उस बूढ़ी औरत को अपनी रिक्शा में बैठा लेता है और उसको अस्पताल छोड़ देता है। लीजिए माँ जी, आपका अस्पताल आ गया। शुक्रिया बेटे। तभी वो औरत माँ दुर्गा के अवतार में बदल जाती है और कहती है, राजेश बेटा, तुम बहुत ही दयालु हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, देखा चाह रही थी कि तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते भी हो या नहीं, पर तुमने की और मैं बहुत प्रश्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे इस बांस के रिक्शा को जादुई बना रही हूँ। अब से तुम जिस भी जगह के बारे में सोचोगे, यह जादुई बांस का रिक्शा तुम्हें उस जगह 1 ही मिनट में ले जाएगा और तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कहकर माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है और राजेश का रिक्शा सच में जादुई हो जाता है। राजेश अपने घर के बारे में सोचता है और वो 1 ही मिनट में अपने घर पहुंच जाता है। ऐसे ही अब उसका काम भी अच्छा चलने लगता है। अब गांव के हर आदमी उसके ही रिक्शा में बैठा करते थे, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में कहीं भी पहुंचा दिया करते थे। एक दिन एक औरत उसकी ऑटो रिक्शा में बैठती है। बेटा थोड़ा जल्दी करना। माँ जी 1 ही मिनट में आप पहुँच जाएगी। राजेश 1 ही मिनट में उस जगह पहुंच जाता है। वो औरत उसे खुश होकर 100 रुपये देती है। बेटा मैं दाई हूँ और तूने मुझे समय पर पहुँचा दिया। उस दाई ने एक बच्चे को दुनिया में लाया। राजेश भी यह देख के बहुत खुश था। अब ऐसे ही वो अपनी जादुई बांस की ऑटो रिक्शा गरीबों की मदद में लगता था। एक छोटे से गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा टिल्लू और बहू बबली भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन टिल्लू और बबली को पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी भी थी। उसकी एक अमीर घर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद वो अपनी माँ से अच्छा व्यवहार नहीं रखती थी। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मेरी आमदनी बहुत कम है, मैं तुम्हारा खर्चा सहन नहीं कर पा रहा हूँ और गांव में वृद्धाश्रम भी नहीं है जहाँ मैं आपको छोड़ कर आ सकूं। मेरी पूरी पगार घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। कुछ दिन पिंकी दीदी के यहाँ चली जाओ। बेटा, अपनी बेटी के ससुराल में मैं कैसे चली जाऊँ? चल, तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ये कोशिश करके देखती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। बेटी पिंकी, क्या मैं तुम्हारे यहाँ कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, टिल्लू की आमदनी कम है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए भेजा है। अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही स्विट्जरलैंड जाने वाली हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है।
हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं जो मुझे सहारा नहीं दे सकते। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास चली जाती है। सुनार भैया, आप ये अंगूठी गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। इस अंगूठी के आपको मैं 5,000 ही दे सकता हूँ पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है। इन पैसों से तो एक ही महीने का गुजारा होगा, उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। मुझे कुछ काम शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इतने पैसे से मैं सिर्फ रोटी बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू रोटी और आलू की सब्जी बनाकर एक चौक में बेचने लगती है। रोटी सब्जी ले लो, रोटी सब्जी, गर्मा गर्म रोटी सब्जी, ताजी ताजी रोटी सब्जी ले लो। तो वहाँ सुंदरी आती है और पूछती है, बहन, एक प्लेट रोटी सब्जी कितने की होगी? सिर्फ 20 रुपए की 3 रोटी और सब्जी है। एक प्लेट मुझे देना। तो सुंदरी रोटी सब्जी खाती है। वाह बहन, तुमने तो कमाल की रोटी सब्जी बनाई है। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीबों को इतना स्वादिष्ट और अच्छा खाना नसीब नहीं होता, वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 भिखारी चिड़िया मिलते हैं। पीलू उन दोनों चिड़ियों को रोटी दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकली और उसके पास इतने ग्राहक आए कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज रोटियां बनाती और 2 रोटियां वो उन भिखारी चिड़ियों को दे देती थी। मेरी रोटी सब्जी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन अब मुझे और लोग चाहिए होंगे। क्यों ना मैं उन भिखारी चिड़ियों को काम पर रख लूं? सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ अपनी दुकान में, अगर तुम करना चाहो तो। बहन, मेरा नाम लवली है। मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर टिफिन का काम शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द ही पूरे जंगल में सिर्फ पीलू का टिफिन चलता है। पीलू अपनी आमदनी का 3 हिस्सा कर देती है और तीनों बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। अब मुझे पछतावा होता है कि मैंने तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। बेटा, अब मैं दूसरे बूढ़े लोगों को मदद करूंगी, तू चिंता मत कर। तुम लोग मेरे बच्चे थे और रहोगे। फिर उस दिन से टिल्लू भी अपनी माँ का उसके काम में हाथ बटाने लगा और पूरी ईमानदारी से बुजुर्गों के लिए काम करने लगा। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे। बहुत साल पहले पीलू एक गांव में मुर्गियों का व्यापार करती थी, लेकिन पीलू के पास जो भी मुर्गी होती वो चुपचाप भाग जाती थी। लेकिन उसके पास एक मुर्गी थी जो बहुत सालों में घर के बाहर भी नहीं गई और उसे रोज एक अंडा देती थी। पीलू सोच में पड़ जाती कि वो एक अंडे का क्या करे, क्योंकि एक अंडा तो कोई नहीं खरीदेगा। पीलू सोचती है, अब मैं इस एक अंडे का क्या करूं? मेरे पास तो कोई मुर्गी टिकती ही नहीं है। पता नहीं मुर्गियों को मैं क्यों ना पसंद हूँ। एक ही मुर्गी है जिसको मैं लवली कहती हूँ, इसका एक अंडा कौन खरीदेगा? मैं ही खा जाती हूँ। वैसे भी एक अंडा बेचकर पैसे तो मिलने से रहे, कम से कम अपना पेट एक अंडे से तो भर ही लूंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू अपनी मुर्गी के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। अब बहुत दिनों से बाहर नहीं गए हैं, इस मुर्गी को घर में ही नहीं छोड़ सकती, क्या पता ये भी भाग जाए। तभी उसे एक बूढ़ी पक्षी बबली एक पेड़ के नीचे बेहोश मिलती है। अरे बूढ़ी आंटी, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? कौन है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे। अरे आंटी जी, मेरे पास तो आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं।
तभी लवली मुर्गी एक अंडा दे देती है। पीलू तुरंत ही उसे बबली को दे देती है। बबली उस अंडे को खा लेती है। बेटी, तुमने अपनी मुर्गी का अंडा खिलाकर मेरी भूख मिटाई है। तुम अब से गरीब नहीं रहोगी। ये मुर्गी तुम्हें एक सोने की अंडा देगी। उस अंडे को तुम पंखे में रख देना और घुमाना। जब अंडा घूम रहा होगा तब तुम उससे जो मांगोगी वो मिल जाएगा। फिर वो बूढ़ी बबली वहाँ से चली जाती है। पीलू घर आती है और फिर अगले दिन लवली मुर्गी सोने का अंडा देती है। पीलू उस अंडे को पंखे में रख देती है। सोने के अंडे, मुझे ढेर सारे पैसे दो। अरे ये क्या, इससे तो कोई पैसा नहीं आया। आंटी जी तो कह रही थी चलो सोने के अंडे, मुझे पैसे कमाने का रास्ता बताओ। उसी गांव में खड़क सेठ था। वो लोगों से शर्त लगाकर पैसे कमाता था। पीलू उसके पास जाती है। खड़क सेठ, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। तू मुझसे क्या शर्त लगाएगी पीलू? तू पिद्दी चिड़िया है, तेरे पास एक मुर्गी ही तो है। ले देकर चल, मैं तेरे साथ भी शर्त लगा लेता हूँ। कल सुबह तेरी मुर्गी को 50 मुर्गियाँ देने होंगे, नहीं तो तू मुझे 2 लाख देगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगे खड़क सेठ? जा जा, एक मुर्गी से 50 मुर्गियाँ निकाल के दे मुझे। फिर पीलू शर्त लगाकर चली जाती है और सोने के अंडे को पंखे में रखकर उसे 50 मुर्गियाँ मांगती है। सोने का अंडा उसे 50 मुर्गियाँ दे देता है। अगले दिन खड़क सेठ ये देखता है तो उसका सिर चकरा जाता है। ये धोखा है, ऐसा नहीं हो सकता। धोखेबाज तुम हो खड़क सेठ। भोले भाले लोगों से शर्त लगाते हो और उनकी जमीन हड़प लेते हो। अरे तुम शर्त जीती, मैं हार गया। ये लो 5 लाख रुपए। लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं एक और शर्त लगाता हूँ। कल सुबह 500 ऑमलेट चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मुझे 10 लाख दोगी या मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मंजूर, लेकिन कल वो सारी चिड़िया रहेंगी जिनकी जमीन तुमने ले रखी है। अगर तुम कल हारे तो तुम उन सब की जमीन के कागजात वापस कर दोगे। जाओ जाओ, पहले 500 ऑमलेट लेकर आओ। फिर पीलू अगले दिन सोने के अंडे से 500 ऑमलेट की इच्छा रखती है और उसमें से 500 ऑमलेट निकल आते हैं। अगले दिन पीलू सभी अन्य पक्षियों के साथ अपने घोंसले में खड़क का इंतजार कर रही थी। क्यों पीलू, शर्त हारने के लिए तैयार हो ना? 10 लाख है कि नहीं तुम्हारे पास? अगर हार गई तो ये सारी चिड़िया तुम्हें पीटेंगी, क्योंकि तुम्हारे कारण इनकी जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसी शर्त तो मैंने नहीं रखी। तुम वाकई बहुत बड़े धोखेबाज हो। लेकिन मुझे फिक्र नहीं, तुम शर्त हारने वाले हो। ये देखो, ऑमलेट गिन लो, पूरे 500 है। अरे नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है। इतने सारे ऑमलेट। वो भागने लगता है, लेकिन सारे पक्षी उसको पकड़कर पीटने लगते हैं और अपनी जमीन के पैसे ले लेते हैं और पीलू को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से पीलू सबकी मदद करके खुशी खुशी रहने लगती है। नागपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो जुगाड़ से कोई भी सामान बनाने का हुनर रखता था। जैसे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सामान को जोड़कर वो टीवी बना लेता था, कुछ बोतल जोड़कर वाटर फिल्टर तैयार कर लेता था। उसकी माँ पीलू एक मजदूर थी और उसको कमाई करने के बारे में अक्सर बोला करती थी। बेटा बबलू, तू इतना सब बनाता है, लेकिन इन सब सामान से हमारी आमदनी नहीं होती है। तू कुछ काम कर जल्दी से। माँ, मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ वो मुझे काम नहीं देते हैं। लेकिन माँ, तुम सही कह रही हो। आखिर में कब तक तुम पर बोझ बनकर रहूँगा? मैं काम शुरू करूँगा माँ। हाँ बेटा, तू बहुत समझदार है, क्योंकि मेरी जितनी आमदनी है उतना तो घर खर्च किराया देने में ही चला जाता है। बाकी घर के लिए हम कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रहे हैं।
आजकल तो तुम जैसे पढ़े लिखे को कोई काम नहीं देता है, ये भी अजीब बात है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए बेटा, मुझे तेरी शादी करके घर में बहू भी लानी है। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। बबलू यहाँ वहाँ काम के लिए भटकता रहता था, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता है। वो मजबूरी में मैकेनिक बन जाता है और लोगों की मोटरसाइकिल या फिर बिजली के सामान सुधारने लगता है। एक दिन बबलू, ओ बबलू, कहाँ हो? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में बिजली चली गई है, जरा देखो तो। ये गर्मी के मौसम में गांव में बिजली बहुत जाती है ना माँ, तो इसका भी कुछ जुगाड़ निकाल ले बेटा, बहुत अच्छा रहेगा। बबलू कुछ सोचने लगता है और फिर वो अगले दिन शहर जाकर कुछ सामान लेकर आ जाता है। फिर बबलू उस सामान को जोड़ लेता है। वो एक सोलर बैटरी सेल तैयार कर लेता है और अपने घर में लगाता है। अरे वाह बेटा, ये क्या किया है तूने कि पूरी महल में बिजली नहीं है लेकिन अपने यहाँ है। माँ, मैंने सोलर सेल तैयार किया हूँ, इससे बहुत ही कम दामों में हमें घर में बिजली मिल जाएगी। तो बेटा, क्या तू इसे पूरे गांव वालों को बेचेगा? माँ, गांव वालों ये इसके लिए पैसे नहीं देंगे, लेकिन एक चीज के लिए वो पैसे जरूर देंगे। फिर बबलू सोलर सेल को एक पुरानी मोटरसाइकिल में फिट कर देता है और एक सोलर बाइक तैयार कर लेता है। फिर बबलू पीलू को सोलर मोटरसाइकिल दिखाता है। माँ, ये देखो, है ना कमाल की चीज? अरे बेटा, क्या इसको पेट्रोल नहीं लगेगा? ये सोलर बाइक कौन चलाएगा? तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू ने तो ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे और चलाएंगे भी। सुंदरी काकी, थोड़े दिनों में बबलू सोलर बाइक्स बनानी शुरू कर देता है। इसी बीच दूसरे जंगल से कालू कौवा आता है। वो पक्षियों की पुरानी मोटरसाइकिल चोरी करता था। दिन हो या रात किसी की भी बाइक चुरा लेता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। भाइयों, हमारे बाइक्स रोज चोरी हो रहे हैं, क्या करें? वह चोर तो मेरे पिताजी की आखिरी निशानी वाली बाइक भी चुरा कर ले गया। मैं तो दूध वाला हूँ, मेरी भी मोटरसाइकिल चुरा लिया, मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया। लगता है ये काम कालू कौवे का है, एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसकी पिटाई कर दूंगा। लेकिन इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। मैंने तो अभी अभी बाइक का बिजनेस शुरू किया हूँ। बांटे बाइक चोर को जो कोई भी पकड़वाने में मदद करेगा, मैं खुद उसे 50,000 का इनाम दूंगा। कालू चोर ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ये मुझे कैसे पकड़ेंगे? मैं इनके सभी मोटरसाइकिल्स को चुरा लूंगा। रात में सब जाग कर मोटरसाइकिल की सुरक्षा करने में लगे रहे थे। कालू कौवा फॉगिंग मशीन लेकर आता है और उसे धुआं कर देता है। अब किसी को अपनी बाइक दिखाई नहीं दे रही थी। कोई कुछ नहीं कर पाया और कालू बाइक चुरा कर भागने लगा। तभी बबलू अपनी सोलर बाइक से तुरंत कालू कौवे का पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात मारता है। कालू हिल जाता है और जोर से एक पेड़ से टकरा जाता है। बबलू अपनी सोलर बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है। अरे ये कौन सी नई बाइक है? काश मैं इसे चुरा पाऊं। ये मेरी सोलर बाइक है कालू चोर। वाह बबलू, तुमने तो बहुत बहादुरी दिखाई है और तुम्हारी सोलर बाइक तो रात में भी चलती है। तुम्हें मैं वादे के मुताबिक इनाम दूंगा। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को बाज पूरे 50,000 का इनाम देता है। पीलू ये देखकर बहुत खुश होती है। वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी सोलर बाइक अब डिमांड में है। इस तरह से बबलू की बहादुरी का कारनामा पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। उसके पास अब पैसा आने लगा और बबलू अपनी सोलर बाइक को ज्यादा से ज्यादा बेचने लगा। थोड़े दिनों के बाद बबलू की शादी हो जाती है और वो अपनी माँ और पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। साधुपुर नाम की गांव में सिंदूर नाम का एक लड़का रहता था। वह देखने में बहुत सुंदर था,
लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करता था। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देता था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। वह घर जमाई बन गया। उसके ससुर ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, मैं अभी तक अच्छे से कारोबार चलाता आया हूँ। अब तुम्हें इन सब को कारोबार की जिम्मेदारी को निभाते हुए कारोबार चलाना है। सिंदूर ने अपने ससुर की बातों को कबूल किया। सिंदूर इसके बाद अपने पत्नी को बार बार कभी खाना, कभी चाय और कभी नाश्ता करवाते सताते रहता था। अब उसकी ससुर को इसके बारे में पता चला तो वह सिंदूर को बोले, तुम्हें दिन भर में जो चाहिए एक बार में क्यों नहीं बोल देते? तो सिंदूर उदासी से कहता है, मैं तो एक साथ बोलता हूँ, लेकिन वो कम पड़ जाता है। सिंदूर के ससुर ने इसके बाद पकाया हुआ खाना कहाँ जाता है इसकी पता लगाने के लिए रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उनको पता चला कि सिंदूर की मांग के अनुसार ज्यादा खाना बनता और वह पूरा न खाने की वजह से बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। इसको देख के चिंतित ससुर सिंदूर को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की ठान ली। एक दिन उन्होंने सिंदूर को बुलाकर कहा, हमारे पहले वाले नौकर के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगे? सिंदूर भी अपने ससुर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपने नौकर की बस्ती में जाकर सिंदूर के ससुर ने कहा, मैं अभी रास्ता पूछ कर आता हूँ। इसके बाद सिंदूर वहीं खड़ा रहा। सिंदूर ने एक घर के अंदर झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सारे डिब्बे बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सिंदूर को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसके ससुर आए और उसको अपने नौकर के घर लेकर गए। नौकर के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सिंदूर के ससुर ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकर ने कहा, ये घर से बचा हुआ भोजन लेकर खाया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था। उसको खा के बेटे की तबीयत खराब हो गई है। यह कहकर वह रोने लगा। कुछ देर के बाद सिंदूर और उसके ससुर अपने घर आ गए। घर आने पर सिंदूर अपने ससुर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आंख में पानी भर लेता है। जब उसकी ससुर ने कारण पूछा तो सिंदूर कहता है, मैं खाने को कितना बर्बाद करता था और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अब के बाद मैं खाने को कभी बर्बाद नहीं करूँगा। सिंदूर को खाने की कीमत महसूस होने पर उसके ससुर खुश हो जाते हैं और सिंदूर ससुर से कहता है, हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए मैं अपनी हैसियत के हिसाब से हर दिन अन्नदान का बीड़ा उठाता हूँ। कहते हुए प्रसन्नता से अपने घर के पास के मंदिर जाके अन्नदान पे जुट जाता है।